तो आइए दोस्तों, ये लिटरेरी टर्म्स का जो है तीसरा वीडियो है और हमने क्वेश्चन नंबर 57 तक दोस्तों कर लिया था। तो आगे चलते हैं। आज भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कोट्स मैं आपके लिए जो लिटरेरी टर्म्स हैं दोस्तों आपके लिए लेकर के आया हूँ और काफ़ी अच्छे से मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 इसमें से हमने हटा दिया है सीरीज़ में से। हाँ, ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज ना हो कि क्वेश्चन कहाँ गया। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। विच थ्योरी होल्ड्स दैट आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ समथिंग। किस थ्योरी के अंतर्गत हम इस बात को पढ़ते हैं कि आर्ट जो है, लिटरेचर जो है वो एक इमिटेशन है, एक नकल है। तो सीधा सा है आंसर दोस्तों, इमिटेटिव थ्योरी इसको हम कहते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि प्रत्येक रचना या जो भी कुछ आप लिखते हैं वो उसका सोर्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी राइटर के मस्तिष्क में पहले से ही होता है। उसकी एक पिक्चर बनी होती है किसी ना किसी इवेंट को लेकर के, किसी घटना को लेकर के, और वो उसकी नकल के रूप में उसको ओरिजिनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच थ्योरी होल्ड्स दैट द आर्टिस्ट इज नॉट एसेंशियली एन इमिटेटर but he or she is the one who expresses his her feelings। देखिए दोस्तों, इमिटेटिव थ्योरी के ठीक अपोजिट जो थ्योरी है वो है एक्सप्रेसिव थ्योरी, जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी घटना की कैरेक्टर की नकल नहीं करता, बल्कि जब वह लिख रहा होता है तो वो अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस कर रहा होता है। एक्सप्रेस करने की इसी थ्योरी को हम एक्सप्रेसिव थ्योरी कहते हैं। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अ कैटेगरी ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड म्यूजिक। कैटेगरी ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर की जो कैटेगरी है उसको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड जेनर। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार का वर्क है तो आप कहेंगे, उसका आप जो बताते हैं वो उसका जेनर बताते हैं। द मेन लिटरेरी जेनर्स आर, सबसे ज़्यादा जाने माने जो लिटरेरी जेनर्स हैं वो क्या हैं दोस्तों? फिक्शन है, नॉन फिक्शन है और पोइट्री है। फिक्शन, नॉन फिक्शन और पोइट्री। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। द ट्रेजिक कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर आर आल्सो कॉल्ड। जो ट्रेजिक कॉमेडीज़ हैं शेक्सपियर की, उनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, शेक्सपियर की जो ट्रेजिक कॉमेडीज़ हैं उनको दी रिकॉन्सिलिएशन प्लेज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है जिससे आपको बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगा। द टेम्पेस्ट इज द प्ले अबाउट रिकॉन्सिलिएशन, फॉरगिवनेस। देखिए, शेक्सपियर की जो ट्रेजिक कॉमेडीज़ हैं दोस्तों, उनमें ट्रेजिक कॉमेडीज़, तो ट्रेजिक कॉमेडीज बनी कैसे? पहले ट्रेजिडी है, प्ले में कोई घटना, दुखान घटना दिखाई गई है, और लास्टली क्या है कि उसमें फॉरगिवनेस है, उसमें सभी लोगों को क्षमा कर देना है, या सभी लोग जो बिछड़े हुए हैं उनका मिलना है। तो इसलिए जो ट्रेजिक कॉमेडीज हैं शेक्सपियर की, वो फॉरगिवनेस और रिकॉन्सिलिएशन प्लेस के रूप में भी जानी जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स इज कॉल्ड। देखिए, जब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो आप सिमिली का प्रयोग करते हैं, लाइक्स व एस का यूज करते हैं। बट इन इनडायरेक्ट कंपैरिजन वी यूज मेटाफर। हम मेटाफर का प्रयोग करते हैं और मेटाफर को बहुत अच्छे से आप लोग समझते होंगे। आगे है दोस्तों, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच डज द फॉलोइंग लाइन हैव। अब यहाँ पर इसी का एग्जाम्पल है दोस्तों कि इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो शी इज ए फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स। शी इज ए फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स। तो देखिए, शी यानी उसको क्या कहा गया? फैन कहा गया दोस्तों, दलदल कहा गया है, ऑफ स्टेगनेंट वाटर, एक स्थिर पानी की। हाँ, तो दलदल से, दलदल उसको कंपेयर किया जा रहा है, और कंपेयर ही नहीं किया जा रहा बल्कि सीधे सीधे एक व्यक्ति को फैन बता दिया जा रहा है। जब डायरेक्टली हम एक चीज़ को कोई दूसरी चीज़ बता देते हैं, कंपेयर करते हैं, तब वहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होती है। जब आप लाइक्स ओ एस का प्रयोग करते हैं, समान बताते हैं किसी को,
तब सिमिली होती है, लेकिन जब डायरेक्टली एक को दूसरी बता दें तो वहाँ पर मेटाफर। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज आयरनी। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इस पे कंफ्यूज रहते हैं कि आयरनी क्या है। तो आइए आयरनी को आज हम समझते हैं और इसको क्लैरिफाई करते हैं, जो भी डाउट्स हैं उनको दूर करते हैं। द यूज ऑफ वर्ड्स, देखिए ध्यान से समझिएगा, द यूज ऑफ वर्ड्स टू कन्वे अ मीनिंग, शब्दों का प्रयोग किसी अर्थ को पहुंचाने के लिए, देने के लिए, दैट इज द ऑपोजिट। अब ध्यान दीजिएगा, जो वास्तव में क्या है, ऑपोजिट है ऑफ इट्स लिटरल मीनिंग। आयरनी, अभी मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझाऊंगा, पहले ये जो थ्योरी है ये समझा दूं, फिर अपने शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा। opposite of its literal meaning, a character stepping out into a hurricane and saying what nice what weather we are having। अब देखिए ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। जब वास्तविकता कुछ और हो दोस्तों और दिखाया कुछ और जा रहा हो, डिफरेंस बिटवीन रियलिटी, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड रियलिटी क्रिएट्स आयरनी। ये आप ध्यान रखिएगा, यही लाइन आपको एग्जाम में लिखी हुई मिलेगी। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड रियलिटी इज कॉल्ड आयरनी। वास्तविकता में जो हम कहते हैं वो और जो वास्तव में है, उन दोनों का जो डिफरेंस है दोनों का, वही दोस्तों आयरनी कहलाता है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, एक कैरेक्टर स्टेपिंग आउट इनटू ए हरिकेन, एक व्यक्ति जो हरिकेन तूफान है उसमें बाहर निकलता है और कहता है व्हाट नाइस वेदर। उसको क्या कह रहा है, वो नाइस वेदर कह रहा है। जबकि तूफान कभी भी नाइस वेदर के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। वी आर हैविंग, ठीक है दोस्तों। तो हकीकत क्या है, तूफान है, खतरनाक है, परंतु हम उसको किन शब्दों के माध्यम से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नाइस वेदर के रूप में हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड प्रेजेंटेशन क्रिएट्स आयरनी। अब इसी पर आगे हम बात करेंगे दोस्तों, द कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी इज कॉल्ड आयरनी। देखिए दूसरे तरीके से इसी बात को जो मैंने आपको बोला कि डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड रियलिटी इज कॉल्ड आयरनी, या इस तरह से कह सकते हैं कि द कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन, जो आशाएं हैं उनका और जो वास्तविकता है उनके बीच का जो अंतर है, उसी को हम आयरनी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हकीकत कुछ और हो और कहा कुछ और जा रहा हो तो वहां पर आयरनी होती है। आपने बहुत सारी स्पीचेस सुनी होंगी, हाँ, जूलियस सीजर की बहुत सारी स्पीचेस सुनी होंगी। आगे is when the opposite of what we expect to happen happens। जब अपोजिट होता है, ध्यान दीजिएगा, when the opposite of what we expect, जो हम सोच रहे हैं, जिसकी हमें आशा है, होता है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों। उसी को थोड़ा आगे डेवलप किया गया, सिचुएशनल आयरनी या आयरनी उसको हम कहते हैं। वही बात है, वही सेंटेंस है, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं एक कदम। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन, जो हमारी आशाएं थी, जो रियलिटी है वो अलग हो, जो प्रेजेंटेशन है वो अलग हो, तो सिचुएशनल आयरनी इसको बोला गया। थोड़ा सा अंतर है, अंतर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। सिचुएशनल आयरनी क्या है, एन इंग्लिश टीचर हैज़ पुअर ग्रामर। अब देखिए समझिए, अब इसको हम आयरनी नहीं बोल सकते दोस्तों, इसको अगर पूरा डीपली हमें समझकर बोलना होगा तो हम इसको सिचुएशनल आयरनी बोलेंगे। सिचुएशनल आयरनी कैसे है समझिए, एक इंग्लिश टीचर को ग्रामर में निपुण होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। बट जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन, जब हम किसी इंग्लिश टीचर को देखते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ग्रामर में निश्चित रूप से अच्छा होगा। लेकिन जब उसका बिल्कुल विपरीत मिले, हाँ, जो इंग्लिश का टीचर है उसको ग्रामर आता ही ना हो, तब ये जो आयरनी है ये सिचुएशनल आयरनी कहलाएगी। क्योंकि देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, आयरनी तो ये है ही, लेकिन उसमें एक अलग से थोड़ा सा जोड़ दिया गया कि सिचुएशनल आयरनी क्या है। तो जब भी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट हो तो वहां पर सिचुएशनल आयरनी होती है। बिल्कुल ठीक लिखा है,
यू आर एक्सपेक्टिंग एन इंग्लिश टीचर टू बी एन एक्सपर्ट इन ग्रामर। हम सोचते हैं कि इंग्लिश का टीचर ग्रामर में अच्छा हो, पर वास्तव में वो ग्रामर में अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल ऑपोजिट है, हमारी आशाओं के विपरीत है। और इस तरह की जो कंडीशन है उसी को हम आयरनी और सिचुएशनल आयरनी बोलते हैं। आगे दोस्तों, द ऑडियंस knows something that the character in the drama do not। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द ऑडियंस knows something, ऑडियंस जो है कुछ जानती है, know something काफ़ी कुछ जानती है, that the character, जो कैरेक्टर हैं इन द ड्रामा, ड्रामे के अंदर, do not, वे नहीं जानते। जब ऐसी अवस्था दिखाई जाए कि ऑडियंस को पता हो और कैरेक्टर जो है स्टेज पर उनको ना पता हो, प्ले के कैरेक्टर को ना पता हो, तो इस प्रकार की जो आयरनी है दोस्तों वो क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक आयरनी। दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक आयरनी। ये बिल्कुल लाइंस आपको एज यूजुअल एग्जाम में मिल सकती हैं दोस्तों, इनका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि लाइन ओरिजिनेट की हुई है, ऐसे की ऐसे ही लाइन आपको पूरी की पूरी एग्जाम में ये देखने को मिल सकती है। आइए इसको मैं और एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं। ड्रामेटिक आयरनी दैट इज इनहेरेंट इन स्पीचेस। देखिए ध्यान से सुनिए, यह एक प्रकार का एक स्पीच है और ए सिचुएशन ऑफ ए ड्रामा, एक ड्रामे की, एंड इज अंडरस्टूड। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एज एंड इज अंडरस्टूड बाय द ऑडियंस, जिसको ऑडियंस के द्वारा समझ लिया जाता है, ऑडियंस समझ जाती है, जान जाती है, बट नॉट ग्रेस्प्ड, परंतु उसको नहीं ग्रहण किया जाता, नहीं लिया जाता, नहीं समझा जाता, बाय द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के द्वारा इन द प्ले में। जब एक ऐसी सिचुएशन को दिखाया जाए जिसमें कैरेक्टर्स जो है थीम को नहीं समझ रहे हैं और ऑडियंस उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ले, तो वहाँ पर जो है दोस्तों ड्रामेटिक आयरनी होती है। ड्रामे के अंदर प्रयोग की गई आयरनी जिसको ऑडियंस समझ जाएगी और जो कैरेक्टर्स हैं वो उसको ग्रैस्प नहीं करेंगे। तो ये लाइन भी बिल्कुल ऐसे ही आपको मिल सकती है। तो इन लाइन्स का थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि जो टर्म है लिटरेरी टर्म, टीजीटी के एग्जाम में जो टर्म है उसका थीम दिया होता है, उसका मेन पॉइंट दिया होता है और आपसे पूछा जाएगा ये किसके बारे में है या किस टर्म की ओर इशारा करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे है दोस्तों, व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस क्या है? सिंपली बात करें तो एक प्रकार का लाइसेंस जिसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार रचना को लिख सकें। बिल्कुल एक सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस क्या है? एक प्रकार का लाइसेंस है, एक प्रकार की फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, जिसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार बिना छंदों की, बिना राइम्स की, बिना मीटर्स की, यानी कि जो भी लिखने के रूल्स होते हैं, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे वो पोइट्री से रिलेटेड हो, उनको फॉलो किए बिना अपनी स्वतंत्रता के अनुसार हम अपनी रचना को लिख सकें, वो चीज़ जो है पोएटिक लाइसेंस कहलाती है। आइए समझते हैं। पोएटिक लाइसेंस, लिबर्टीज विद लैंग्वेज, भाषा की स्वतंत्रता, एंड फैक्ट्स और तथ्यों की स्वतंत्रता इन पोएट्री, पोएट्री में, कविता को लिखने में। इट मीन्स अ राइटर कैन प्ले विद लैंग्वेज। इसका सीधा सीधा शब्द हुआ कि एक राइटर जो है अपनी इच्छा के अनुसार भाषा का प्रयोग कर सकता है, शब्दों को तोड़ मरोड़ सकता है और कोई पर्टिकुलर रूल पोएट्री का उसमें फॉलो नहीं उसको करना होता। कंप्लीट फ्रीडम आप कह सकते हैं, कंप्लीट फ्रीडम ऑफ राइटिंग पोएट्री इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। विदाउट रूल्स, अपनी इच्छा के अनुसार लिखना है। ज़रूरी नहीं है पेंटामीटर में लिखो, ज़रूरी नहीं है हेक्सामीटर में लिखो, ज़रूरी नहीं है मीटर में लिखो, ज़रूरी नहीं है लाइन में लिखो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की जो फ्रीडम है उसी को हम क्या कहते हैं? पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। देखिए और स्पष्ट किया गया है, पोएटिक लाइसेंस और लिबर्टी टेकन बाय अ पोएट, इसको लिया जाता है, चूज किया जाता है पोएट के द्वारा, एक प्रोज राइटर के द्वारा और अदर आर्टिस्ट, अन्य कलाकारों के द्वारा, इन डेविएटिंग फॉर्म, बदली हुई फॉर्म के साथ। किनकी? रूल्स की। मीन्स वो जो कन्वेंशनल रूल हैं उनको फॉलो नहीं करते।
अपनी स्वतंत्रता के अनुसार वो लिखते हैं, लॉजिक तर्क के साथ, फैक्ट और जो तथ्य हैं उनके साथ, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करने के लिए, अ डिजायर्ड इफेक्ट एक वास्तविक प्रभाव जो वो खुद से चाहते हैं। मीन्स कन्वेंशनल पोएट्री में क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए किसी को एपिक लिखना है, तो एपिक के जो कन्वेंशनल रूल हैं वो कहते हैं कि जनरली एपिक को 12 भागों में या एक लॉन्ग पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। अब अगर कोई पोएटिक लाइसेंस के साथ कोई वर्क लिखता है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार इसको चेंज कर सकता है। यही चीज़ जो है, इस तरह की जो फ्रीडम है लिटरेचर में, उसी को हम पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। केसेस ऑफ नियोलॉगिज्म, अनग्रामेटिकल सेंटेंस, देखिए ध्यान से समझिएगा, एन आर्केइज्म। हाँ, क्या है? केसेस ऑफ नियोलॉगिज्म, नवीनता के साथ, अनग्रामेटिकल सेंटेंस के साथ, और आर्केइज्म पुरातत्व, जो पुरानी ट्रेडिशंस हैं लिखने की, उनके साथ, आर क्लियर एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो राइटर मेक्स यूज ऑफ पोएटिक लाइसेंस। जब व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वो क्या कर रहा है दोस्तों? पोएटिक लाइसेंस का प्रयोग कर रहा है। मीन्स इज टू से अनग्रामेटिकल, आर्केन्स के पीछे नहीं है वो, केसेस ऑफ नवीनता लेकर के आया है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक नवीन शैली को वो ओरिजिनेट कर रहा है, फ्री हैंड लिख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर समझते हैं, पढ़ते हैं। व्हाट इज डिस्टोपिया? डिस्टोपिया क्या है? देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दोस्तों, वो सारी की सारी मैं सीरीज में आपको कंप्लीट कराऊंगा, तो कोई भी पार्ट मैं नहीं चाहता हूं कि आप कोई भी पार्ट इसका मिस करें। कोई बात यदि आपको समझ में ना आए दोस्तों, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। मैं सभी मैसेज को रीड करता हूं, और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो मैं उस क्वेश्चन को रिपीट करके आपको दोबारा से उसको अन्य एग्जाम्पल्स के साथ आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। डिस्टोपिया, देखिए हिंदी में अगर सीधी बात कहें तो ये होता है, चलिए आप इसको पहले मैं ये बता देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। लाइन आपको मिलेगी एग्जाम में लिखी हुई, क्या मिलेगी? इट इज अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड। तो देखिए आपको केवल इतना एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड इज कॉल्ड। बस शब्दों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए इमेजिनरी वर्ड और इमेजिनरी वर्ड ये दोनों में आएगा। किन दोनों में? डिस्टोपिया में और उटोपिया में। हाँ, उटोपिया is just opposite of dystopia, और you may say that dystopia is just opposite of utopia। तो दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? उटोपिया होता है प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड, और डिस्टोपिया होता है अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड। तो इमेजिनरी वर्ड दोनों में सेम है दोस्तों। उटोपिया प्लीजेंट होता है और डिस्टोपिया जो है अनप्लीजेंट होता है। उटोपिया अ परफेक्ट स्टेट है दोस्तों, और डिस्टोपिया इम्परफेक्ट स्टेट है, इमेजिनरी स्टेट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए इसको मैं थोड़ा सा आपको आगे इसके बारे में बात करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इतनी ही लाइन आपको एग्जाम में मिलेगी। व्हाट इज अ प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड कॉल्ड? व्हाट इज एन अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड इज कॉल्ड? तो अगर अनप्लीजेंट कहे तो डिस्टोपिया कहिएगा, और अगर प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड कहे तो आप उटोपिया कहिएगा। तो आइए समझाता हूं और कोशिश करता हूं। इट इज ऑफन ट्रीटेड एज एन एंटोनियम ऑफ उटोपिया। देखिए इसको यानी डिस्टोपिया को उटोपिया के एंटोनियम के रूप में जाना जाता है। ए टर्म दैट वाज कॉइन्ड बाय थॉमस मूर। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो टर्म है उटोपिया, ये थॉमस मूर के द्वारा इसको ओरिजिनेट किया गया है। एंड फिगर्स एज द टाइटल ऑफ हिज बेस्ट नोन वर्क पब्लिश्ड इन 1516। 1516 में इनका वर्क उटोपिया पब्लिश हुआ है दोस्तों। विच क्रिएटेड अ ब्लूप्रिंट फॉर एन आइडियल सोसाइटी।
जिसने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया एक आइडियल सोसाइटी का विद मिनिमल क्राइम, वायलेंस एंड पॉवर्टी। दोस्तों परफेक्ट स्टेट की जब हम बात करते हैं तो उसमें परफेक्ट स्टेट में क्या है, मिनिमल क्राइम, यानी क्राइम ना के बराबर, बिल्कुल हो ही ना, वायलेंस ना हो, पॉवर्टी ना हो, गरीबी ना हो, बुरी चीज़ें ना हो। तो ऐसा जो स्टेट है, ऐसी जो इमेजिनरी प्लेस है दोस्तों, उसको हम यूटोपिया कहते हैं। और ऐसा प्लेस जहाँ पर इमेजिनरी प्लेस तो है परंतु क्या है, क्राइम है, वायलेंस है, पॉवर्टी है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, डिस्टोपिया कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज क्लोजेट ड्रामा? क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? एक शब्द में कहूं तो ऐसा ड्रामा, एक वाक्य में कहूं तो ऐसा ड्रामा जिसको परफॉर्म करने से ज़्यादा पढ़ने के लिए लिखा गया हो, रीडर्स के पढ़ने के लिए लिखा गया हो, जिसको कमरे में बैठ करके, कॉर्नर में बैठ करके रीडर पढ़ करके आनंदित होता है। तो इस प्रकार का जो ड्रामा है दोस्तों, उसी को हम क्लोजेट ड्रामा बोलते हैं। क्लोज से याद रखिएगा, क्लोजेट ड्रामा एकदम नज़दीक में रख करके मैं पढ़ करके उसमें आनंद लूँ, और देर इज़ नो नीड टू गो टू द थिएटर टू अंडरस्टैंड और टू एंजॉय द क्लोजेट ड्रामा, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट देर इज़ नॉट ए परफेक्ट स्टेट इन विच क्लोजेट ड्रामाज आर नॉट परफॉर्म्ड। ऐसा नहीं है कि क्लोजेट ड्रामा को दोस्तों कभी परफॉर्म नहीं किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, बट जो राइटर का उद्देश्य होता है दोस्तों, वो सीधे सीधे रीडर्स को इसको देने का होता है। मीन्स इज टू से, आपसे क्या कहेगा एग्जामिनर, आपसे एग्जामिनर कहेगा ड्रामा टू बी रीड रेदर देन टू बी परफॉर्म्ड इज कॉल्ड। ये इतनी लाइन आपको एग्जाम में दी होगी दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। ये जो मैं लाइन बता रहा हूँ, इसी तरह की लाइन आपको एग्जाम में मिलती है। ड्रामा टू बी रीड, ड्रामा टू बी रीड एक ऐसा ड्रामा जिसको पढ़ने के लिए लिखा गया हो, रेदर देन टू बी परफॉर्म, परफॉर्म करने की तुलना में, तो उसी को हम दोस्तों क्लोजेट ड्रामा बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दूंगा आपको। एग्जाम्पल्स ऑफ दी जेनर्स इंक्लूड जॉन मिल्टन सैमसन एगोनिस्टिस। अब आप समझ लीजिए कि जॉन मिल्टन का जो सैमसन एगोनिस्टिस है दोस्तों, ये एक क्लोजेट ड्रामा है। एंड थॉमस हार्डीज द डायनेस्ट, और थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया जो डायनेस्ट है दोस्तों, वो भी एक क्लोजेट ड्रामा है। तो सीधा सा इसका एक सेंटेंस है, ड्रामा टू बी रीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड इज कॉल्ड अ क्लोजेट ड्रामा। ध्यान से सुनिए, ड्रामा टू बी रीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड इज कॉल्ड अ क्लोजेट ड्रामा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्हाट इज एल्यूजन? बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ दोस्तों, कड़ी मेहनत के बाद आपको ये चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। यदि आपको चैनल अच्छा लगे, आपको चीज़ें समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और मुझे मालूम है अभी तो आप फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद अपने सभी साथियों को ये बताइएगा। व्हाट इज एल्यूजन? एल्यूजन की अगर हम बात करें तो इसका सीधे सीधे एक शब्द ले लीजिएगा दोस्तों, रेफरेंस। एल्यूजन का अर्थ होता है रेफरेंस। जब लेखक के द्वारा किसी रचना में, किसी रचना को लिखते समय, समझाते समय अन्य एग्जाम्पल्स का प्रयोग किया जाए, उदाहरण दिए जाएं, तो वो एल्यूजन कहलाता है। फिर से सुनिए, लेखक के द्वारा अपनी रचना में किसी तथ्य को समझाने के लिए या किसी भी प्रकार से किसी अन्य उदाहरण की जो प्रस्तुति है, वो एल्यूजन कहलाती है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल और डेफिनेशन के माध्यम से। एल्यूजन इज एन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रेफरेंस। देखिए, एल्यूजन क्या है? एक रेफरेंस है, एक उदाहरण है, टू ए पर्सन, एक व्यक्ति का, ए प्लेस, एक स्थान का, ए थिंग, एक वस्तु का, और आइडिया, एक विचार का, ऑफ हिस्टोरिकल, जो ऐतिहासिक है, कल्चरल, सांस्कृतिक है, पॉलिटिकल, राजनीतिक है, और लिटरेरी सिग्निफिकेंस, और लिटरेरी सिग्निफिकेंस का है, साहित्यिक महत्व का है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक्विलस हील, आपने सुना होगा ये इडियम फ्रेज। एक्विलस हील का मतलब होता है कमजोर पहलू। तो अब ये एग्जाम्पल जब दिया गया है तो दोस्तों सीधे सीधे यहाँ पर बात हो रही है एक्विलस की। एक्विलस का रेफरेंस दिया गया कि वह इतना कमजोर है,
उसके अंदर एक कमज़ोर पॉइंट है, सेम एज एक्यूलेस हील, जैसे कि एक्यूलेस हील। तो जैसे हमने एक बात को समझाने के लिए दूसरे उदाहरण का प्रयोग किया है जो हिस्टोरिकल है, एक्यूलेस हिस्टोरिकल इवेंट है दोस्तों, तो हिस्टोरिकल एक व्यक्ति है जिसकी कहानी है। तो इस प्रकार का जब हम उदाहरण देते हैं किसी रचना में, तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं वो एल्यूजन कहलाते हैं। आइए और आपको अच्छे से समझाता हूँ। जो आपने रोमांटिक पोएट वर्ड्सवर्थ का द वर्ड इज टू मच पढ़ा होगा दोस्तों, द वर्ड इज टू मच, उससे मैं एग्जाम्पल लाया हूं और आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि व्हाट इज एल्यूजन। सभी ने ये पढ़ रखा होगा। तो देखिए एक समय आता है द वर्ड इज टू मच के अंदर, जब वो धिक्कारते हैं मैटेरियलिज्म को, तो आगे वो कहते हैं हैव साइट ऑफ प्रोटियस, काश ऐसा होता कि मैं एक पैगन होता और हैव साइट ऑफ प्रोटियस, मैं प्रोटियस को देख रहा होता, राइजिंग फ्रॉम द सी गॉड, जो सी गॉड है, हाँ, जो समुद्र से निकलता है। तो अब ये जो प्रोटियस है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रोटियस इज ए सी गॉड। प्रोटियस क्या है? एक सी गॉड है। आपको बता दूं ये एक ऐसा गॉड है जो समुद्र से कभी कभी बाहर निकलता था। बिब्लिकल आप कह सकते हैं इसको, एक रेफरेंस है, एक उदाहरण है, एक मिथोलॉजिकल जो है ये इवेंट है। तो ये समुद्र से निकलता था और ये जो है एक देवता है, और जब कोई इसको देख लिया करता था दोस्तों, तो ऐसा कहते हैं कि ये उसको मार दिया करता था, उसको डरा दिया करता था, और यदि कोई व्यक्ति इससे नहीं डरता था तो यह उसको उसका भविष्य बता दिया करता था। तो सच ए रेफरेंस गिवन इन द वर्ड इज टू मच, प्रोटियस का रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों। और हियर, और मैं काश सुनता, ओल्ड ट्राइटन, किसको? ट्राइटन को। इट इज ऑल्सो अ गॉड, ट्राइटन, जो अपने शंख को बजा करके, हाँ, अपने हॉर्न को बजा करके समुद्र में उठ रहे तूफान को क्या कर दिया करता था दोस्तों? शांत कर दिया करता था। तो यहाँ पर इन दो लाइनों में प्रोटियस का रेफरेंस आया, उदाहरण आया है, और ट्राइटन का रेफरेंस आया है, उदाहरण आया है। तो इस प्रकार से जब हम किसी रचना में कोई एग्जाम्पल सेट करते हैं तो इसी को हम रेफरेंस और लिटरेचर की भाषा में एल्यूजन कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? आइए एक एग्जाम्पल और देता हूं जिससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो। दोस्तों अगर समझ में ना आए ना तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिख करके बताना कि सर मुझे समझ में नहीं आता, आप क्या पढ़ाते हैं। सैटर्न की जो बुक है दोस्तों, सैटर्न की कंपैरिजन की गई है दोस्तों बुक फर्स्ट में। पैराडाइज लॉस्ट का जो बुक फर्स्ट पार्ट है उसमें सैटर्न का कंपैरिजन किया गया है। मिल्टन ने कहा है, क्या कहा है देखिए, बाय एंशियन टार्सस हेल्ड और दैट सी बीस्ट लेवियाथन। क्या? लेवियाथन। लेवियाथन एक सी बीस्ट है दोस्तों। तो ये लेवियाथन जो है एक कैरेक्टर है, हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, हाँ, एक बीस्ट है जिसका अपना एक इतिहास है, अपनी एक नॉलेज है। तो सैटर्न की क्षमताओं को, सैटर्न के कैरेक्टर को रेफरेंस करने के लिए, समझाने के लिए एक उदाहरण उससे दिया गया लेवियाथन का। तो दिस इज कॉल्ड एल्यूजन। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है दोस्तों, इसको बड़ा अच्छे से आप समझ लीजिएगा। क्या? कि एल्यूजन एंड इल्यूजन, देयर आर टू वर्ड्स। ये दो शब्द होते हैं जिनमें आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं। एल्यूजन होता है दोस्तों एक उदाहरण, और इल्यूजन होता है दोस्तों भ्रम। एल्यूजन को इल्यूजन के साथ मैच मत कीजिएगा, परंतु याद रखिएगा, मे शेयर सम पोर्शन ऑफ देयर एंसेस्ट्री, बोथ वर्ड्स कम इन ए पार्ट फ्रॉम द लैटिन वर्ड लुडरे। देखिए ल्यूडेड से इसकी ओरिजिनेशन हुई है, दोनों शब्दों की, इल्यूजन की और एल्यूजन की। मीनिंग टू प्ले, जिसका अर्थ होता है प्ले, टू प्ले, एंड साउंड क्वाइट सिमिलर, और दोनों लगभग सेम सी साउंड देते हैं, एल्यूजन इल्यूजन, बट दे आर डिस्टिंक्ट वर्ड्स विद वेरी डिफरेंट मीनिंग, दोनों के मीनिंग अलग हैं। एन इल्यूजन इज एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, एल्यूजन एक रेफरेंस है, एक उदाहरण है, और इल्यूजन इज समथिंग दैट इज अनरियल, और इल्यूजन क्या है? जो वास्तविक नहीं है, इनकरेक्ट है, भ्रम है, हमें भ्रम हो गया, हमने कुछ देखा पर वास्तव में वहाँ पर कोई नहीं है, तो ये इल्यूजन होता है।
तो मुझे आप लोगों को बिल्कुल समझ में बात आई होगी। दोनों को आप मैच मत कीजिएगा दोस्तों। एल्यूजन उदाहरण को कहते हैं, इल्यूजन भ्रम को कहते हैं। व्हाट इज कोरस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। व्हाट इज कोरस, कोरस क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए ड्रामा इज कॉल्ड कोरस। अब तो यहां तक है दोस्तों कि कोरस का प्रयोग पोएट्री में भी और दोस्तों ड्रामे के अंदर भी, और कई बार दोस्तों प्रोज अलग अलग प्रकार से इसका प्रयोग देखने को मिलता है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, बहुत अच्छा। शेक्सपियर ने इंट्रोड्यूस्ड किया है कोरस को हेनरी फिफ्थ में, यानी शेक्सपियर का पहला प्ले है जिसमें उन्होंने कोरस को रिप्रेजेंट किया है, वो है हेनरी फिफ्थ। तो याद रखिएगा, कोरस इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर विच टेल्स अबाउट द इवेंट्स इन ब्रीफ और बाय सिंगिंग। तो और सिंगिंग के साथ, डांसिंग के साथ ये हमको इवेंट्स के बारे में बताते हैं, घटनाओं के बारे में बताते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। द एरर ऑफ इवैल्यूएटिंग, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द एरर, आपसे इतना ही कहा जाएगा, द एरर ऑफ इवैल्यूएटिंग अ पोयम। ध्यान से सुनिएगा, या तो आपसे इतनी लाइन दी होगी कि एरर ऑफ इवैल्यूएटिंग अ पोयम इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, या फिर पूरा सेंटेंस दिया होगा, द एरर ऑफ इवैल्यूएटिंग अ पोयम बाय इट्स इमोशनल इफेक्ट्स इज कॉल्ड। ये पूरा सेंटेंस भी दोस्तों ऐसे दिया हो सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा इसको क्या कहते हैं, तो इट इज कॉल्ड अफेक्टिव फैलासी। दोस्तों इसको अफेक्टिव फैलासी बोलते हैं। ये मैंने अलग अलग प्रकार से आपको बताने की कोशिश की है। या तो इतना दिया होगा, एरर ऑफ इवैल्यूएटिंग, एरर ऑफ इवैल्यूएटिंग अ पोयम बाय इट्स इमोशनल इफेक्ट, इनमें से ही कोई लाइन दी होगी दोस्तों, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट अफेक्टिव फैलासी। अब क्या है ये? मीन्स इट मस्ट नॉट बी एवेल्यूएटेड बाय इट्स इमोशनल इफेक्ट्स एज एवरी पोएम। देखिए, जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हम क्या करते हैं, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो इमोशनल इफेक्ट है, उसकी हम कल्पना कर लेते हैं, उसमें हम चले जाते हैं। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि हम सोच कुछ और रहे हों और किसी अन्य प्रकार की फीलिंग्स जो है रचना को पढ़ने के बाद महसूस हो, या उसका जो जजमेंट है हमने गलत आकलन कर लिया हो, उसी को हम अफेक्टिव फैलासी बोलते हैं। मीन्स इट मस्ट नॉट बी एवेल्यूएटेड बाय इट्स इमोशनल इफेक्ट। वो कहते हैं कविता को उसके इमोशनल इफेक्ट के द्वारा जो है उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। एज एवरी पोएम में डिफरेंटली अफेक्ट पीपल, क्योंकि हर कविता जो है लोगों को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करती है। हर कविता एक ही प्रकार से लोगों को प्रभावित नहीं कर सकती। इस प्रकार का जो सोच है वो अफेक्टिव फैलासी कहलाती है। प्रत्येक पोयम का एक अलग प्रभाव होता है। तो ये लाइन अगर आ जाए दोस्तों तो आप अफेक्टिव फैलासी को चूज कीजिएगा। एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ड्रामा, सबसे ज़्यादा जो फॉर्म है प्रचलित रही वो है ट्रेजेडी। दोस्तों ड्रामे की सबसे ज़्यादा प्रचलित फॉर्म है ट्रेजेडी। आगे है दोस्तों अ फनी पीस, बहुत अच्छा है। अ फनी पीस ऑफ राइटिंग दैट यूजुअली मेक्स फन ऑफ फुलिश और इवल बिहेवियर्स इज कॉल्ड ए फनी पीस ऑफ राइटिंग। एक फनी पीस ऑफ राइटिंग का दैट यूजुअली मेक्स, जो बनाता है फन और ऑफ फुलिश और इवल बिहेवियर्स, जो आधारित होता है मूर्खताओं पे, फॉलीज पे, और छोटा मोटा जो व्यवहार है, जो दुर्व्यवहार है, उस पर आधारित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों हम सटायर। हाँ, जो दूसरों की मोकरी करता है, व्यंग करता है, उसी को हम सटायर बोलते हैं दोस्तों। आइए समझते हैं। हास्य व्यंग इसको हिंदी में कहते हैं। एग्जाम्पल है द नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय ऑल्डस हक्सले। ऑल्डस हक्सले का जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है दोस्तों, ये एक सटायर है। थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अ लिटरेरी कंपोजिशन, देखिए बिल्कुल स्पष्ट होगा, एक साहित्यिक रचना इन वर्स
चाहे वो कविताओं में हो, पोइट्री में हो, और वो प्रोज में हो, इन विच जिसमें ह्यूमन फॉलीज मनुष्यों की गलतियां, छोटी मोटी गलतियां जो हैं, एंड वाइस उनकी बुराइयां, आर हेल्ड अप टू स्कॉर्न जिनको स्कॉर्न किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, डेरिसन उनका उपहास उड़ाया जाता है, उनको रेडिक्यूल किया जाता है, ऐसा जो वर्क है दोस्तों वो सटायर, व्यंग कहलाता है, जिसमें मजाक उड़ाया जाए, हाँ, जिसमें स्कॉर्न किया जाए, किनको, छोटी छोटी गलतियों को, फॉलीज को, ऑफ वाइसेस उनकी बुराइयों को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। An idea or saying that has been overused is called, देखिए यहां पर कह रहे हैं दोस्तों एन आइडिया, यही लाइन आपको एग्जाम में मिलेगी, एन आइडिया और सेइंग दैट हैज बीन ओवरयूज्ड, एक शब्द का अपनी सीमा से अधिक प्रयोग होना और वर्तमान में उसकी उपयोगिता बिल्कुल ना के बराबर होना, यही क्या है दोस्तों, क्लिच कहलाता है। क्लिच कहलाता है, लिटरेरी फॉर्म है, लिटरेरी टर्म है। फिर से सुनिए, किसी शब्द का अपने किसी प्रयोग काल में बहुत महत्व होता है, परंतु कोई शब्द ऐसा होता है बहुत यूज हुआ, लेकिन अब उसका प्रयोग नहीं करते, कम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार का जो शब्द है दोस्तों वो क्लिच कहलाता है। आइए स्पष्ट करता हूं। जैसे पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा दोस्तों, किसी ने बोला कि थैंक यू या थैंक्स अ लॉट, तो हीरोइन या एक्टर बोलता था मेंशन नॉट, हाँ कोई बात नहीं, या कोई मिस्टेक हुई तो उसने बोल दिया मेंशन नॉट। बट आप देखिए नाउ डेज कि मेंशन नॉट शब्द जो है वो बड़ा घिसा पिटा शब्द हो गया है, उसका जो प्रयोगात्मक जो महत्व है वो अब कम हो गया। अब लोग अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस यूज करते हैं, तो ये एक प्रकार का किल्स वर्ड है दोस्तों। आइए फिर से बताता हूं। अ ट्राइट, ए ट्राइट का मतलब होता है घिसा पिटा। स्टीरियोटाइप, पुराना एक्सप्रेशन, वर्णन। अ सेंटेंस, एक सेंटेंस का, फ्रेज और एक फ्रेज का। यूजुअली एक्सप्रेसिंग अ पॉपुलर और कॉमन थॉट, जो सामान्यतः किसी पॉपुलर थॉट को दर्शाता है, विचार को दर्शाता है। दैट हैज लॉस्ट, जिसने खो दिया है अपनी ओरिजिनलिटी को, वास्तविकता को, इंजेन्युइटी को, इम्पैक्ट अपने प्रभाव को, बाय लॉन्ग ओवर यूज, बहुत अधिक प्रयोग के कारण। एज सैडर बट वाइजर, तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कोई शब्द अपनी बहुत ज़्यादा उपयोगिता के कारण जब अपने वास्तविक अर्थ को खो देता है तो उसको किल्च कहा जाता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है दोस्तों, किल्च या घिसा पिटा या पिस्टोक्ति एक ऐसा वाक्य, विचार या कला का तत्व होता है जो बहुत अधिक प्रयोग होने की वजह से अपने मूल अर्थ को खो चुका है। अक्सर यह ऐसी चीज़ें होती हैं जो आरंभ में बहुत अर्थपूर्ण, नवीन और नाजुक समझी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था लिटरेरी टर्म का पार्ट 3। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। वीडियोस को देखते रहिए, सीरीज़ को पूरा देखिए। आपकी सारी टर्म्स दोस्तों इसी सीरीज़ में मैं कराऊंगा, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये सीरीज़ आप देखते रहिए, इससे आप जुड़े रहिए। और दोस्तों अगर आपको चीज़ें समझ में न आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उनको इम्प्रूव कर सकूं और एग्जाम्पल्स आपको दे सकूं। थैंक यू सो मच।